हेलो टू ऑल स्टूडेंट, माय नेम इज शिव कुमार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव कुमार स्टडी सेंटर पर। आज की यह वीडियो हिंदी से संबंधित है और हिंदी में रस आपके 10th और 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं रस। देखिए, रस आपको देखते ही याद आ रहा होगा कि रस तो हमें पता है क्या कि गन्ने का रस भाई, संतरे का रस, आम का रस। तो ये उस रस की बात नहीं हो रही है, ये आपके काव्य रस की बात हो रही है। जिस प्रकार आपके दैनिक जीवन में रस का महत्व है, उसी प्रकार काव्य में भी रस का महत्व है। जिस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में रस कई प्रकार के होते हैं, जैसे गन्ने का रस मीठा होता है, मौसमी का रस थोड़ा खट्टा होता है या खट्टे मीठे टाइप का, कई प्रकार के इसी तरह के रस होता है। इसी प्रकार के काव्य जो है, काव्य में भी कई प्रकार के रस होते हैं, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, इसी प्रकार के। तो इस प्रकार के रस के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि रस होते क्या है। तो सबसे पहले देखिए रस की परिभाषा। देखिए, यदि रस की परिभाषा आपको दी जाए तो क्या होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि रस, जो रस होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। देखिए, जो रस है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। इसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में रस का महत्व है, जैसा रस खट्टा मीठा रस, उसका भी मतलब क्या होता है, एक प्रकार से आनंद ही होता है। कभी आपका मन करता है खट्टा, कभी आपका मीठा। तो इस प्रकार से जो रस है उसका जो मतलब है वो है, उसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है आनंद। अब चलते हैं इसकी परिभाषा पर। देखिए, जो आपका रस है काव्य रस, उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, काव्य को पढ़कर देखिए कि काव्य को पढ़ते या सुनते समय उत्पन्न होने वाले अलग अलग भाव रस कहलाते हैं। तो ये रस की आपकी जो है वो परिभाषा हो गई आपकी। या रस की परिभाषा आप दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। या देखिए दूसरे तरीके से किस प्रकार से कि काव्य को पढ़ते या सुनते समय, देखिए जो हमें आनंद आता है वो हमें सुनकर भी आता है, या खुद जब हम पढ़ते हैं, जब हम रीड करते हैं तब हमें खुद भी उसका आनंद आता है, या जब हम दूसरे से सुनते हैं तब भी हमें उसकी आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसकी परिभाषा दूसरी, काव्य को पढ़ते हैं सुनते समय जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। तो देखिए ये परिभाषा हो गई आनंद रस, सॉरी रस की, कि काव्य को पढ़ते हैं सुनते समय उत्पन्न होने वाले अलग अलग भाव रस कहलाता है। या दूसरी परिभाषा, काव्य को पढ़ते हैं सुनते समय आनंद की जो आनंद होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। तो देखिए ये जो रस होते हैं इनके 10 प्रकार होते हैं। रस के मुख्यतः 10 भेद होते हैं। जो रस होते हैं उसके मुख्यतः 10 भेद होते हैं। इन्हें निम्नलिखित आधार पर याद रख सकते हैं। देखिए जो रस है, रस के मुख्यतः 10 भेद होते हैं और उन्हें जो निम्न, आपको जो मैं दोबारा दिखाने जा रहा हूँ, जो इसके याद करने का जो एक शॉर्ट फॉर्मूला है
वो देखिए उसे निम्न आधार पर इसे याद कर सकते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं। श्रृंगार, हास्य, श्रृंगार हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक। विभत्स, विभत्सद्भुत, शांतश्च, वात्सल्यश्च, रसादस। तो देखिए इस पर इस जो दोहा है ये आपका, इसमें क्या बताया गया है कि श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्साद्भुत, शांतश्च, वात्सल्य, रसादस कि ये 10 रस के प्रकार है। तो देखिए ये कौन कौन से रस है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा श्रृंगार, तो सबसे पहले श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस। अब यहाँ पर विभत्स ये है, देखिए विभत्स ये अलग रस हो गया, और स पे जो मात्रा है ए की, ये ए अलग हो जाएगा जब इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो ए द भुद अद्भुत एक ही हो गया, एक शांत रस हो गया, एक वात्सल्य रस हो गया। अब देखिए मैं जो ये रस के प्रकार है मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ, इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखिए ये यहाँ पर रस है और ये यहाँ पर इनके स्थायी भाव है। देखिए सबसे पहले दिया है इन्होंने श्रृंगार। देखिए नंबर 1 श्रृंगार, नंबर 2 हास्य रस भी लगा सकते हैं आप क्योंकि ये रस के प्रकार है, श्रृंगार रस। और नंबर 3 पर है आपका करुण रस, और नंबर 4 है आपका वीर रस, और नंबर 5 है आपका रौद्र रस, अब नंबर 6 आपका भयानक रस, और नंबर 7 आपका देखिए विभत्स रस, और नंबर 7 है आपका अद्भुत रस, और देखिए नंबर 8 है आपका शांत रस, और नंबर 9 है आपका वात्सल्य रस। सॉरी नंबर 10 है वात्सल्य रस। तो देखिए कितने रस हो गए यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 रस के प्रकार है आपके। और जब इनका स्थायी भाव जो मैंने आपके सामने इनके सामने लिखा हुआ है, इनका स्थायी भाव क्या हो जाएगा। श्रृंगार रस के स्थायी भाव होता है रति, हास्य रस का होता है हर्ष, करुण रस का जो आपका स्थायी भाव है वो होता है आपका चिंता भी होता है और शोक भी होता है। हास, वीर रस का आपका हो जाएगा उत्साह, रौद्र रस का हो जाएगा क्रोध, और भयानक रस का आपका हो जाएगा भय, विभत्स रस का हो जाएगा आपका जुगुप्सा, और अद्भुत रस का आपका हो जाएगा विस्मय, शांत रस का हो जाएगा आपका निर्वेद,
और वात्सल्य रस हो जाएगा आपका वत्सल। तो देखिए 10 आपके जो रस है, ये 10 रस है और इनके 10 के स्थायी भाव इनके सामने रखे हुए हैं। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। रति कहते हैं प्रेम को, स्त्री और पुरुष के प्रेम। जब स्त्री और पुरुष का जब प्रेम प्रसंग जब जिस काव्य के अंतर्गत होता है उस काव्य में स्थायी भाव रति होता है और वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार जिस काव्य में रस जो है वो हास्य या टॉपिक जो हास्य की बात उसमें होती है उस श्लोक में या उस काव्य में, तो वहां पर हास्य रस हो जाएगा और उसके स्थायी भाव हो जाएगा हास। इसी प्रकार करुण रस का शोक, करुण रस जब होता है जब किसी दुख प्रकट किया जाता है किसी काव्य में, वहां पर करुण रस होता है और करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। आपका वीर रस, वीर रस का आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। इसका उदाहरण के तौर पर जैसे इसका उदाहरण है कि वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर बढ़ो वही, या तुम निडर डटो वही। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, ये वीर रस का आपका उदाहरण हो जाएगा। और इसका जो स्थायी भाव है वह उत्साह हो जाएगा। रोध रस का आपका क्रोध स्थायी भाव हो जाएगा। भयानक रस का आपका भय स्थायी भाव हो जाएगा। विभत्स रस का आपका जुगुप्सा हो जाएगा। और अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद और वात्सल्य रस का वत्सल, यहाँ पे रस के प्रकार है। और देखिए जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी के अंतर्गत आएगी। देखिए हम इसमें आपके 10 रस है, 10 में से हम आपके 5 रस करवाएंगे। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस और शांत रस। क्योंकि आपके 10th और 12th से यूपी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके देखे जाए और आपके सिलेबस के आधार पर देखा जाए तो आपके केवल ये 5 रस है आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में, और इन्हें 5 को अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। बहुत आसान एग्जाम्पल, बहुत आसान इनकी परिभाषाएं, डेफिनेशन, और बहुत आसान तरीके से आपको एक बार ही देख ली है वीडियो, उसके बाद आपको ये जिंदगी भर आप याद रखोगे, जिंदगी भर इन्हें भूल नहीं पाओगे। तो देखिए हमारी जो पहली वीडियो इसके बाद आएगी इसी श्रृंखला में। उसके बाद रस में जो पहला रस है वो है श्रृंगार रस। तो देखिए आज कराते हैं हम सबसे पहले श्रृंगार रस। तो नंबर 1 कौन सा रस है? श्रृंगार रस। देखिए श्रृंगार रस के परिभाषा के अनुसार क्या होगा कि जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव देखिए जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है। तब वहां क्या होता है? तब वहां श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है। तो ये इसकी परिभाषा थी श्रृंगार रस की कि जब रति नामक स्थायी भाव, देखिए रति कहां से आया, मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि जो श्रृंगार रस होता है उसके स्थायी भाव होता है रति, और रति का मतलब होता है युग्म। एक जैसा आप नायक और नायिका, दो जैसा उनका युग्म होता है ना, नायक और नायिका, या प्रेम अथवा प्रेमी, प्रेम पति पत्नी का, इस प्रकार से इनका एक युग्म होता है। और जहां पर रति नामक स्थायी, श्रृंगार रस में रति नामक स्थायी भाव होता है। तो देखिए जब रति नामक स्थायी भाव, क्योंकि रति क्या है यहाँ पर? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। और जब रति का विभाव, अनुभव व संचारी भाव से संयोग होता है, ये जब मिलते हैं तब वहां पर श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है। अब देखिए, अब आप कहोगे कि ये विभाव, अनुभव और संचारी भाव है क्या? देखिए हम आपको बताते हैं विभाव, अनुभव और संचारी भाव क्या है।
देखिए यहाँ पर जो विभव है, विभव नया शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? ये यहाँ पर विभव है। देखिए विभव की परिभाषा से इससे तात्पर्य विभव से तात्पर्य उन वस्तुओं या व्यक्तियों से है जिनके प्रति मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना उत्पन्न होती है। देखिए विभव क्या है? विभव से तात्पर्य उन व्यक्ति या व्यक्ति से जिनके प्रति मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के आधार पर यदि मैं आपको बताऊं कि आपने पढ़ा होगा कि जब दुष्यंत एक राजा था कि जब दुष्यंत जंगल में शिकार करने के लिए जाता है तो वहां वह कण्व के आश्रम में पहुंचता है और वहां पर वो शकुंतला को देखकर मनमुग्ध हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि विभव से तात्पर्य उन वस्तुओं या व्यक्तियों, यहाँ पर व्यक्ति क्या आ जाएगी? शकुंतला। शकुंतला को देखकर वह मनमुग्ध हो गया। शकुंतला को देखकर उसके मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना जागृत हुई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा विभव। अब यदि विभव की बात करें, विभव आपका दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, एक तो आलंबन विभव और दूसरा उद्दीपन विभव। नंबर 2 है उद्दीपन विभव। सबसे पहले आलंबन विभव देख लेते हैं। देखिए आलंबन विभव, देखिए जो आलंबन विभव है इसके अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा? जिन व्यक्तियों या पात्रों के सहारे, जिन व्यक्तियों या पात्रों के सहारे स्थायी भाव उत्पन्न होता है। आलंबन विभव कहलाता है। जैसे नायक और नायिका। तो यहाँ पर किन के सहारे उत्पन्न हो रहा है स्थायी भाव? यहाँ पर नायक और नायिका के सहारे स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। और जब नायक अथवा नायिका या प्रेमी अथवा प्रेमिका, जब नायक अथवा नायिका या प्रेमी अथवा प्रेमिका के सहारे स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं रति नामक स्थायी भाव। और जहां पर रति नामक स्थायी भाव होगा वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होगी। आपकी देखिए क्या लिखा है? वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होगी। जब रति नामक स्थायी भाव विभव अनुभव या संचारी भाव से संयोग करता है या संयोग होता है उनका, तब वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होगी। तो देखिए आशा करता हूं कि आलंबन विभव आपके चित्र समझ आ गया होगा। आलंबन विभव में उन व्यक्ति या पात्रों का जिक्र होता है जिनके द्वारा स्थायी भाव उत्पन्न होता है। और जब नायक अथवा नायिका का जिक्र आता है तब वहां पर स्थायी भाव क्या होता है? रति। और जब रति नामक स्थायी भाव होता है तब वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए जो आलंबन विभव है यह भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक तो होता है आश्रय और नंबर दूसरा होता है विषय। देखिए आश्रय और विषय क्या होते हैं? ये आलंबन विभव के दो भाग है। आश्रय कब होता है? आपने मूवी वगैरह देखी होगी यदि, तब देखिए मूवी में क्या होता है कि जब हीरो विलन को मारता है, आप समझ सकते हो, जब हीरो किसी विलन को मारता है और वहां पर लड़कियां वगैरह वगैरह यदि खड़ी हो तो क्या होगा? उसके मन में
भाव जागृत होगा, रति नामक स्थायी भाव जागृत जागृत होगा, और वह आपने देखा होगा मूवी में, वह घर जाकर उसी के बारे में सोचने लग गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिसके मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। देखिए डेफिनेशन लिखवा देता हूं उसकी, आश्रय की। जिस व्यक्ति के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, आश्रय कहलाता है। देखिए यहां पर रति नामक स्थायी भाव, देखिए रति नामक स्थायी भाव क्यों जागृत हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं, और यदि यहाँ पर आपका वीर रस भी है और आपके हास्य रस, करुण रस, कई प्रकार के रस है, और यदि यहाँ पर दुख करुण रस जो है, करुण रस का जो स्थायी भाव है वो आपको पता है क्या है। देखिए चलिए छोड़िए उस बात को, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। चलो करुण रस का स्थायी भाव है शोक, और यदि यहाँ पे जिस व्यक्ति के मन में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वह आश्रय कहलाता है। यहाँ पर इस प्रकार हो जाता है। यदि यहाँ पर शोक आ जाता, क्योंकि यहाँ पर स्थायी भाव क्या है रति, तो यहाँ पर श्रृंगार रस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रति का मतलब नायक अथवा नायिका, प्रेमी अथवा प्रेमिका होता है, और जब प्रेमिका अथवा प्रेमिका मिलते हैं तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो देखिए आश्रय क्या होगा, जिस व्यक्ति के मन में किसी दूसरी व्यक्ति के बारे में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है। रति नामक स्थायी भाव का मतलब ही प्रेम अथवा प्रेमिका या नायक अथवा नायिका होता है। देखिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पर रति नामक स्थायी भाव होता है ना, तो वहां पर प्रेम प्रसंग चल जाता है। जब मैंने आपको बताया जब किसी कोई हीरो विलन को मारता है तो वहां पर खड़ी लड़की के मन में भी उसके प्रति, उसके मन में रति नामक, अर्थात रति नामक मतलब प्रेमी अथवा प्रेमिका का भाव जागृत हो जाता है। तो जिसके मन में प्रेमी अथवा प्रेमिका का भाव जागृत हुआ उसे आश्रय कहते हैं। और जिसके प्रति, जैसे हीरो के प्रति उस लड़की के मन में जो रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, तो यहाँ पर हीरो क्या कहलाता है आपका, हीरो आपका कहलाता है वहां पर विषय। देखिए विषय की परिभाषा से, इसके अनुसार विषय की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिसके लिए मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, जागृत होगा, वह विषय कहलाता है। आपका चित्र समझ आ गया होगा, या जैसा आपके तो दैनिक जीवन में रोजाना बातें गुजरती है कि आप किसी को भी अपने मन में जल्दी से उतार लेते हो, तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप आश्रय हो जाएगा, और जिसके बारे में आपने जिसे अपने मन में उतारा है वो क्या हो जाएगा, विषय। या कोई आपको अपने मन में उतार दिया और आपको पता नहीं, तब क्या होगा वहां पर, यदि कोई आपको अपने मन में उतार दे और आपको पता नहीं, तब आप वहां पर विषय होंगे, और आश्रय वो होगा जिसने आपको अपने मन में उतारा है। तो ये तो हो गया आपका आलंबन विभव। लेकिन यदि उद्दीपन विभव, देखिए आलंबन विभव में क्या है कि एक व्यक्ति को तो पता है कि हाँ मैं उसे चाहने लगा हूं, या नायक अथवा नायिका की किसी को तो पता है उसके बारे में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के आधार पर आप ले लो, जब राम, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यदि ले लो, यदि राम के मन में सीता के प्रति, आप एग्जाम्पल के तौर पर इसे ले सकते हो, यदि राम के मन में, राम भगवान जी, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति नामक स्थायी भाव जागृत होगा, तो वहां पर राम क्या होंगे, वहां पर आश्रय होंगे, और विषय कौन होगा वहां पर, सीता मैया वहां पर विषय होगी। तो आशा करते हो ये आपके अच्छी तरह समझ आ गया होगा आलंबन विभव, और आलंबन विभव के दो भागों में है आश्रय और विषय। तो देखिए इसे मिटा दे रहा हूं मैं, और अब करते हैं उद्दीपन विभव।
देखिए हमारा आलम्बन विभव हो गया। अब हम करते हैं नंबर सेकंड, उद्दीपन विभव। उद्दीपन विभव, उद्दीपन विभव का क्या मतलब होता है? देखिए आश्रय के मन में आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त, उद्दीप्त का मतलब होता है जागृत, जागृत करने वाली, करने वाली चेष्टाओं को उद्दीपन विभव देखिए आप तो अच्छी तरह जानते होंगे, तो बस मैं इसी आपके अच्छी तरह एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, आपको अच्छी तरह याद करवाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर। वैसे आपके अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। देखिए उद्दीपन विभव क्या होता है कि आश्रय के मन में, आश्रय क्या होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, यदि राम के मन में सीता मैया के प्रति रति नामक स्थायी भाव होगा तो वहां पर क्या राम क्या होंगे? आश्रय होंगे। तब देखिए आश्रय के मन में भाव को उद्दीपित, आश्रय के मन में जो भाव है उसे जागृत करने वाली जो चेष्टा है उसे क्या कहते हैं? उसे उद्दीपन विभव कहते हैं। अब ये तो हो गया आपका विभव, यहां पर आया ना विभव। अब लिखते हैं अनुभव। अनुभव क्या होता है? ये विभव था, ये अनुभव है। अनुभव क्या होता है? देखिए अनुभव इसके आगे की प्रक्रिया है। जैसा देखिए आलम्बन विभव में क्या था? आलम्बन विभव में तो हम किसी को भी अपने मन में उतार सकते हैं, बल्कि दूसरे को, हमारे जो सहयोगी है, जैसे नायक है तो नायक को नहीं पता लगता। जैसा राम जी ने सीता मैया के प्रति रति नामक स्थायी भाव जागृत हो गए, लेकिन सीता मैया जी को पता नहीं है यहाँ पर। लेकिन उद्दीपन विभव में क्या होता है? दोनों आमने सामने है। उद्दीपन विभव जैसा एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको बताऊं कि जब दुष्यंत, राजा दुष्यंत शिकार के लिए जाते हैं जंगल में, तो वह वहां पर कणव के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां पर शकुंतला को देखकर मनमुग्ध हो जाते हैं। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर उद्दीपन विभव होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों के मन में ही जो आश्रय है वो जागृत हो गया है, तो यहाँ पर उद्दीपन विभव होगा। अब अनुभव क्या है? अनुभव इसके जो आगे की प्रक्रिया है वो सेम है। अब देख तो रहे हैं, लेकिन अनुभव क्या हो जाएगा? अनुभव जो उनके आगे की प्रक्रिया है, जैसे कपकपी लगना, कपकपी होना, पसीना आना, कपकपी होना, पसीना आना, या हाथ कांपना भी हो सकता है आपका, या रोए खड़े होना, रोए रोए खड़े होना, किसी चीज को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, किसी चीज को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, ये क्या हो गए? अनुभाव हो जाएंगे। अब आ गया आपका संचारी भाव। संचारी भाव, देखिए संचारी भाव क्या होंगे? संचारी भाव क्या आता है? यह आश्रय के मन में जो संचारी भाव होता है वो है आश्रय के मन में होता है उत्पन्न, ना कि विषय। विषय कौन होता है यहाँ पर? जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं, तो ये आश्रय के मन में होता है उत्पन्न। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको बताया जाए कि जब आप शादी विवाह में जाते हैं तब आपके भी सामने ऐसी घटना घटती है कि, या आपके साथ नहीं होती है, या आपके फ्रेंड के साथ किसी होती है कि जब वह किसी को देखकर, जब कोई व्यक्ति किसी को देखकर उसके मन में लोभ, लालच या हर्ष उत्पन्न होता है, तब वहां पर क्या होता है? संचारी भाव उत्पन्न होता है।
जैसा यदि नायक नायिका को देखकर हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है, जैसे कि लोभ या लालच या हर्ष या खुश होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे संचारी भाव कहते हैं। तो देखिए, आशा करते हो कि विभव, अनुभव और संचारी भाव आपकी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो टॉपिक है हमारा श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की परिभाषा ये थी, और बीच में हमने जो बताया वो विभव, अनुभव, संचारी भाव बताया है, जो आपका एग्जाम में नहीं लिखना है, आपका एग्जाम में लिखना है केवल। और उसके बाद आपको देना है उदाहरण। उदाहरण लिख करके क्या करेंगे आप? उदाहरण लिखेंगे। बहुत आसान सा उदाहरण लिखवाया गया है, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरे पति सोई। तो देखिए, ये उदाहरण है, बहुत आसान उदाहरण है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट, मेरे पति सोई। तो ये आप एग्जाम्पल लिख दोगे, और एग्जाम्पल लिखने के बाद आपको विभव, अनुभव, संचारी भाव लिखना है। जैसे आपको पता ही है, सबसे पहले आप लिखोगे स्थायी भाव, ऐसे करके, ऐसे टॉपिक बना करके आप यहाँ पर श्रृंगार रस की परिभाषा, यहाँ पर उदाहरण, यहाँ पर स्थायी भाव लिखेंगे। जब श्रृंगार रस है तो स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हमें पता है, स्थायी भाव हो जाएगा रति। आलंबन क्या हो जाएगा? आलंबन आपको पता है, नायक अथवा नायिका। आलंबन नायक अथवा नायिका। अनुभव, अनुभव का मतलब आपको बताया था मैंने कि जैसा भी वह महसूस करता है, स्पर्श करता है। जैसे आपको अभी बताया था कि कपकपी लगना या पसीना आना, या पकड़ने, किसी चीज को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, वह क्या हो जाएगा? आपका अनुभव। यहाँ पर स्पर्श, मुस्कान, और संचारी भाव क्या हो जाएगा इसका? संचारी भाव हो जाएगा हर्ष, आशा आदि। तो देखिए, बहुत आसान टॉपिक था। आप श्रृंगार रस की परिभाषा बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। इसका उदाहरण भी बहुत आसान लिखवाया गया है। शांत रस, शांत रस, इसके अंतर्गत सबसे पहले मैंने बताया परिभाषा लिखते हैं, क्योंकि जो आपका यूपी बोर्ड होता है उसके अंतर्गत आपको पूछ लिया जाता है कि शांत रस की परिभाषा का उदाहरण दीजिए। तब आप कैसे करेंगे? आप शांत रस लिखने के बाद लिखेंगे, हमें पता है शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? निर्वेद। तो लिखेंगे हम, जब निर्वेद नामक स्थायी भाव, अनुभव, जब निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग करता है, तो वहां पर शांत रस की उत्पत्ति होती है।
देखिए सेम डेफिनेशन है, जैसे हमने श्रृंगार रस की डेफिनेशन लिखवाई थी, सेम वही डेफिनेशन है। चेंज क्या है, केवल स्थायी भाव चेंज है, और यहाँ पर श्रृंगार रस, और यहाँ पर शांत रस लिखेंगे तो शांत रस का स्थायी भाव लिखना है हमें। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे कि जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग होता है या संयोग करता है, तब वहां पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि विभव अनुभव या संचारी भाव क्या होता है। आप पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि विभव अनुभव या संचारी भाव क्या होता है। उसके बाद अब चलते हैं इसके उदाहरण पर, क्योंकि जो आपका पूछा जाता है वो उदाहरण सहित आपकी परिभाषा पूछी जाती है। देखिए उसके बाद आप लिखेंगे उदाहरण। देखिए शांत रस का उदाहरण क्या है, केवल एक उदाहरण लिखना होता है। जब मैं था तब हरि नाही। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है। अब हरि है, मैं नाही। देखिए जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है, मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। देखिए सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसमें ये इसकी उदाहरण हो गया। अब हम लिखते हैं इसका स्थायी भाव, इसका स्पष्टीकरण जिसे बोलते हैं। देखिए स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण में स्थायी भाव क्या है आपका, स्थायी भाव है यहाँ पर निर्वेद, आलंबन, शारीरिक, सांसारिक, अक्षण भंगुरता। आपका जो अनुभव है अश्रु, और संचारी भाव है स्मृति, निर्वेद, स्मृति, निर्वेद और मति, ये आपके स्थायी भाव है। अतः स्पष्टीकरण में आप क्या लिखेंगे कि इस पद में स्थायी भाव निर्वेद है। इसमें आप यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ये नीचे लिखना है। स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे इस पद में स्थायी भाव निर्वेद, स्थायी भाव निर्वेद, आलंबन, सांसारिक, अक्षर भंगुरता, अनुभव, अश्रु, संचारी भाव, स्मृति है। इसके बाद ये लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, अतः इस पद में जो रस है वह शांत रस की उत्पत्ति होती है। अतः इस पद में शांत रस की उपस्थिति है। आप इस प्रकार से लिखेंगे। इस पद में स्थायी भाव निर्वेद है, आलंबन, सांसारिक, अक्षर भंगुरता, अनुभव, अश्रु और संचारी भाव क्या है, स्मृति है। ये लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, अतः इस पद में शांत रस उपस्थित है।
केवल ये लिखना है आपका। और 2 नंबर का पूछा जाता है शांत रस की परिभाषा, शांत रस पूछ लिया जाता है। और रस में मैं आपके जो आपके सिलेबस में है मैं सभी रस में कराऊंगा आपके। तो देखिए शांत रस यदि आपको पूछ जाता है तो आप इस प्रकार से डेफिनेशन लिखेंगे, ये उदाहरण लिखेंगे और ये स्पष्टीकरण लिखने के बाद ये लिख करके आपका 2 नंबर का मार्क्स पूरा, आपके 2 नंबर कोई नहीं काट सकता। तो देखिए ऐसा करते हैं हास्य रस। देखिए हास्य रस चलेंगे तो इस प्रकार आपके मुख पर भी थोड़ा हास्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप स्वयं ही हास्य नहीं बनेंगे एक प्रकार का तब आप हास्य रस नहीं समझ पाओगे। देखिए हास्य रस क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर या किसी व्यक्ति या वस्तु की आकृति, वेशभूषा, उसकी जो बनावट है उसे देखकर जो मन में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे ही स्थायी भाव कहते हैं, उसे ही हास रस कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा के अनुसार हास्य रस, देखिए इसकी दो परिभाषाएं लिखवाऊंगा मैं जो बहुत ही आसान है। पहली परिभाषा इसकी यह हो जाएगी, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की आकृति, चेष्टा, वेशभूषा या रंग रूप को देखकर मन में हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। और जब यह हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग करता है, तब वहां हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तब वहां क्या हो जाएगा, तब वहां हास्य रस की उत्पत्ति हो जाएगी। इसकी दूसरी परिभाषा क्या लिखेंगे आप, इसकी दूसरी परिभाषा जो पहले परिभाषा लिखवाई है जितने भी रस की उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी, बस यहाँ पर स्थायी भाव जो है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, जब हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग करता है, तो वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर जो विभाव, अनुभव का संचारी भाव नए शब्द आए हैं, ये मैंने जो पहला लेक्चर था उसमें बता दिया है कि विभाव क्या होता है, अनुभव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है। तो आप यदि पिछली वीडियो नहीं देखी है, जो आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आप उन्हें पहले देख सकते हैं। उसके बाद यदि आप इसे देखोगे तो आपको यह बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो ये आपकी पहली परिभाषा है, आपकी दूसरी परिभाषा जो उनसे आपको अच्छी लगे आप उसे याद करके लिख सकते हैं यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है हास्य रस। अब इसका उदाहरण देखिए, इसको उदाहरण
उदाहरण में क्या है इसके, सिरा पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। देखिए जितने भी आपको उदाहरण लिखवाए जा रहे हैं बहुत ही आसान उदाहरण लिखवाए जा रहे हैं आपके बुक्स के, और आपके जो ये अवतार या मॉडल आते हैं, अवतार के शिक्षा जो ये भी मॉडल आते हैं आपके, इनके अकॉर्डिंग यदि आप इन्हें देखेंगे तो ये बहुत ही आसान आपके उदाहरण है। सिरा पर गंगा से, भुजाने में भुजंगा से, हासी को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। अब देखिए उदाहरण लिखने के बाद आता है इसका स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं स्थायी भाव। देखिए यहाँ पर बोर्ड के नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, आपको यदि एग्जाम में लिखना है तो इसके नीचे लिखेंगे स्थायी भाव। क्या है इसका, हास। स्थायी भाव इसका हास हो जाएगा। आलंबन व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर शिव महाराज की बात हो रही है, शिव जी की, देवों के देव महादेव की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर व्यक्ति आ जाएगा आलंबन। क्योंकि यदि किसी वस्तु के बारे में बात हुई, किसी वस्तु को देखकर यदि हमें हंसी आ रही है तो यहाँ वहां पर क्या आ जाएगा आलंबन में, वस्तु। लेकिन यहाँ पर जो देवों के देव महादेव शिव जी है यहाँ पर, उसे देखकर हंसी खुशी का माहौल बना हुआ है, तो यहाँ पर आलंबन में क्या आ जाएगी, यहाँ पर व्यक्ति आ जाएगा। और संचारी भाव आपको हो जाएगा हर्ष, उत्सुकता आदि। अब नीचे लिखेंगे आप स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में आपको क्या लिखना है, दिए गए पद में स्थायी भाव हास है, आलंबन व्यक्ति, संचारी भाव हर्ष उत्सुकता है, अतः जो दिया गया पद है उसमें हास्य रस की उपस्थिति है। केवल आपको यह लिखना है। दिए गए पद में स्थायी भाव हास, आलंबन व्यक्ति, संचारी भाव हर्ष उत्सुकता है, अतः इसमें हास्य रस की उपस्थिति है। केवल ये लिखना होता है। स्पष्टीकरण इतने मायने नहीं रखता जितने कि आपकी परिभाषा और आपका उदाहरण मायने रखता है। तो आप तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप इसमें जो दी गए पद में स्थायी भाव आप हास्य को पूछा गया तो आप शोक रस का आप वीर रस का दोगे इसमें, ठीक है। तो इतना भी ध्यान रखना है कि हमें याद रखना पड़ेगा ये कि जो हास्य रस होता है उसका स्थायी भाव हास होता है और आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। इस प्रकार से आपको आज का लेक्चर है वीर रस। आज का जो लेक्चर है वो वीर रस को लेकर आया है। देखिए वीर रस को भी हम इतनी आसान तरीके से, इतनी आसान लैंग्वेज में इसकी परिभाषा का उदाहरण बताएंगे जिस आसान लैंग्वेज में आपके सभी ये रस कराया है। तो देखिए थोड़ा और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल जो हमारा सेकंड चैनल है टाइम पास कॉमेडी, यदि आप कॉमेडी देखना चाहते हैं तो हमारे सेकंड चैनल जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर लिंक पर क्लिक करके हमारे सेकंड चैनल पर जा सकते हैं, उस पर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो हमारी नई वीडियो है वो प्राप्त होती रहे। और यदि देखना चाहते हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो देखिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो इसमें क्या है, इसमें बात करेंगे हम वीर रस की।
देखिए आज क्या है, लास्ट लेक्चर है रस के संदर्भ में। रस के बाद हम अलंकार पढ़ेंगे और उसके बाद छंद पढ़ेंगे। देखिए वीर रस, वीर रस की परिभाषा के अनुसार यदि हम देखें, देखिए वीर रस की परिभाषा हो जाएगी कि युद्ध करने अथवा नीति धर्म की दुर्दशा को मिटाने, मिटाने जैसी कठिन कार्य के लिए मन में होने वाले उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। देखिए क्या है कि युद्ध करने अथवा नीति धर्म की दुर्दशा मिटाने जैसी कठिन कार्य के लिए मन में होने वाले उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। एक तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। दूसरी परिभाषा यदि हम लिखेंगे कि उत्साह, ये कंपल्सरी परिभाषा है, आप पांचों में किसी में भी यूज कर सकते हो। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि किस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं हम किसी भी प्रकार के रस लिखने में। जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां पर वीर रस की उपस्थिति होती है। तो वहां पर वीर रस की उपस्थिति होती है। देखिए जो भी डेफिनेशन आपको आसान लगे आप उसी को याद कर सकते हैं और उसी को आप अपने जो एग्जामिनेशन है, आपका जो एग्जाम है उसमें आप लिख सकते हैं। देखिए तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात की। अब यदि हम इसके उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखिए मैंने सभी का उदाहरण आपके जो नोट्स हैं, जो आपके मॉडल आते हैं, अवतार के आते हैं, अंबिका के, जितने भी प्रकार के मॉडल आते हैं और जो आपकी बुक है उनसे अलग आपकी उदाहरण और परिभाषा लिखवा दिए गए हैं, जो बहुत ही आसान है, आपके याद करने में बहुत आसानी रहने वाली है। देखिए वीर रस का उदाहरण आपने बचपन में पढ़ा होगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे। हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो,
धीर तुम बढ़े चलो। देखिए ये इसका उदाहरण है, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हाथ में ध्वज रहे, बादल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। या आप दूसरी इसकी पंक्तियां लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो मई, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस प्रकार से आप दूसरी भी इसकी पंक्तियां लिख सकते हैं। तो वो भी आपका इस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा वीर रस का। तो देखिए उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं स्थायी भाव। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड के नीचे जगह इधर कम है। यदि आप एग्जामिनेशन में ये कर रहे हो तो आप यहाँ पर लिखोगे स्थायी भाव, उसके बाद नीचे स्पष्टीकरण। जिस प्रकार से मैं आप लिख रहा हूँ उस प्रकार से आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर स्थायी भाव क्या है इसका, यहाँ पर स्थायी भाव इसका है उत्साह। स्थायी भाव क्या है यहाँ पर, उत्साह। आलंबन क्या है यहाँ पर, शत्रु। और संचारी भाव क्या है यहाँ पर, उत्सुकता। उत्सुकता भी है, हर्ष भी है, क्योंकि खुशी भी होती है हमें ऐसे सामाजिक कार्यों को करने के लिए, और उत्सुकता भी रहती है और हमें गर्व भी होता है। तो संचारी भाव लिखने के बाद, ये इतना सब लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में आप क्या लिखेंगे कि दिए गए पद में या दी गई पंक्तियों में दी गई पंक्तियों में स्थायी भाव, उत्साह, आलंबन, शत्रु, संचारी भाव, गर्व आदि है। अतः यहां पर वीर रस है। अतः यहाँ पर वीर रस है। देखिए कितने आसान तरीके से आपकी परिभाषा और आपका जो उदाहरण है ये लिखवाया गया है। आशा करता हूँ कि आपकी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और यह रस के संदर्भ में हमारी लास्ट वीडियो और लास्ट ही टॉपिक था जो हमारा वीर रस है। इसके पहले हमने 4 रस करवा दिए गए हैं और ये 5वां रस है। और आपके जो यूपी बोर्ड में है 10th और 12th से संबंधित, इसमें केवल आपके सिलेबस में 5 ही रस है और इनमें से अलग आपका कोई रस नहीं आएगा। और आशा करूंगा कि आप ये सभी वीडियोस देख लेंगे, 5 के 5 रस याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत आसान तरीके से आपकी आसान लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखवाया गया है। तो आशा करूंगा कि आपका यह लेक्चर आज अच्छी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।